हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे रस धातु के बारे में। अगर रस धातु को हम मॉडर्न में देखें तो इसको प्लाज्मा से डिनोट करते हैं। ठीक है। अगर हम एक ब्लड ले, सपोज ब्लड का सैंपल लिया और ब्लड के सैंपल को क्या किया, मशीन में सेंट्रीफ्यूज कराया। सेंट्रीफ्यूज करा के अगर देखेंगे तो ब्लड में 45% क्या होगा, रेड ब्लड सेल। उसमें 1% क्या होगा, बफी कोट यानी कि WBC और प्लेटलेट्स। और 55% यानी कि जो मेजर पोर्शन है ब्लड का, उसमें क्या होता है, प्लाज्मा होते हैं, सॉल्ट होते हैं, मिनरल होते हैं, वाटर होता है और प्रोटीन्स होते हैं। तो ब्लड में मेजर क्या होते हैं, प्लाज्मा 55%। जब भी हम प्लाज्मा बोले या फिर रस धातु बोले तो इस लाइक एजम्पशन करना है हमको। ठीक है। चलिए देखते हैं रस धातु के बारे में भी। तो रस धातु को किससे डिनोट करते हैं, प्लाज्मा से। रस धातु की निरुक्ति अगर देखें तो निरुक्ति कैसे होती है, तो सबसे पहले इसका ट्रांसलेशन देख लेंगे, उसके बाद श्लोक पढ़ेंगे। तो जो रस धातु संचरणशील, गतिशील, द्रव स्वरूप जो धातु है, क्या है, जो निरंतर संचरण रहता है, जो गति होता रहता है, उस धातु को क्या बोलते हैं, रस कहते हैं। ठीक है। अब देखते हैं, तत्र रस गतो धातु आहारः गच्छति इति अतो रसा। मतलब क्या है, ऐसा धातु जो निरंतर अहोरात्र मतलब 24 घंटे चलता रहता है, उसको क्या बोलते हैं, रस बोलते हैं। ये श्लोक कहाँ दिया, सुश्रुत सूत्र के 14 चैप्टर के 13 श्लोक में दिया है। उसके बाद रस धातु के पर्याय देखेंगे तो सबसे पहले इसका पर्याय है सौम्य धातु बोलते हैं इसको। क्यों, क्योंकि ये शीत होता है। आहार का प्रसाद बोलते हैं क्योंकि अन्न से उत्पन्न होता है। धातु का सार बोलते हैं क्योंकि सभी धातुओं के पोषक अंश किसमें होते हैं, रस में मौजूद है, इसलिए धातु के सार बोलते हैं। अश्रिकर यानी कि ये रक्त का फॉर्मेशन करेगा आगे जाके, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अश्रिकर। अब इसके देखते हैं स्थान के बारे में। तो आचार्य सुश्रुत क्या बोलते हैं कि जो रस का स्थान वह हृदय और 24 धमनियाँ है। जबकि आचार्य चरक क्या बोलते हैं कि रस व स्रोतस का जो मूल स्थान है वो क्या है, हृदय और 10 धमनियाँ। ठीक है, यानी रस का भी स्थान वही होगा, हृदय और 10 धमनियाँ। जब सुश्रुत क्या बोलते हैं, 24 धमनियाँ। तो श्लोक देखेंगे, अगर आचार्य सुश्रुत क्या बोलते हैं कि तस्य हृदय स्थानम स हृदय चतुर्विंशाति धमनी। मतलब हृदय का जो रस का स्थान है हृदय है, और हृदय से जो लगी हुई 24 धमनियाँ है, ये 24 धमनियों में से क्या होती है, 10 ऊर्ध्व होती है, 10 अधो होती है, और जो 4 होती है वो क्या ऐसी तिर्यक होती है। कृत्सनम शरीर आहार तर्पयति। ये क्या करती है, लगातार शरीर का क्या करती है, तर्पण करती रहती है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो आचार्य चरक ने बोला है कि रसवा स्रोतस्नाम हृदय मूलम 10 धमनिया। तो रसवा स्रोत का मूल स्थान का है हृदय और 10 धमनिया। ठीक है। उसके बाद आचार्य अगर डल्लड़ की बात करें कि तस्य रसस्य सर्वदेह अनुसारित्वे अपि हृदय स्थानम। मतलब आचार्य डल्लड़ क्या कहते हैं, जो सुश्रुत के टीकाकार है, वो क्या बोलते हैं कि जो रस है वो सर्वदेह में क्या होता है, अनुसारित, मतलब सभी देहों में अनुसरण करता है, पूरे देह में अनुसरण करता रहता है। लेकिन उसका विशेष स्थान क्या है, इसी हमारा रस धातु है, तो पूरे देह में क्या होता है, सर्कुलेट होता रहता है। लेकिन इसका मेन स्थान क्या है, ये हार्ट है। तो उसका मेन स्थान क्या है, हार्ट है, ऐसा बोलना चाह रहे हैं। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे इसके संगठन की, कि ऐसे पता है कि सर्व इदम पंचभौतिकम अस्मिन अर्थ है, कि जो सारे द्रव्य है, कोई भी द्रव्य हो वो किस कैसा होता है, पंचभौतिक होता है। लेकिन अगर हम रस धातु की बात करें तो रस धातु में स्पेशली जल महाभूत का आधिक्य होता है। मतलब बाकी सारे भी होते हैं, पृथ्वी होता है, आकाश होता है, वायु अग्नि होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, जल महाभूत क्या होता है, प्रधान होता है। और इसी जल महाभूत प्रधान होने की वजह से क्या होता है, ये सौम्य होता है, यानी शीत होता है। और अगर जल प्लस स्नेह, इसमें क्या होता है, दोनों भी होता है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, आप में बोलते हैं। तो रस धातु में क्या होता है, जलीय अंश भी होता है और स्नेह भी होता है। रसो अपि श्लेष्मत, यानी कि आचार्य वाग्भट क्या कहना चाहते हैं कि जो रस के संगठन है वो कैसे, श्लेष्म की तरह है। काफ़ी हद तक को किससे मिलता है, कफ दोष से मिलता है। काफ़ी हद तक रस धातु का स्वरूप किससे मिलता है, कफ दोष से मिलता है। ठीक है। अगर धातु के प्रकार देखें तो पोषक धातु भी है और पोष्य धातु भी है। पोषक क्यों है, क्योंकि अगली धातु का पोषण करता है, यानी जिससे रक्त का फॉर्मेशन करेगा। या फिर पोष्य क्यों है, क्योंकि आहार रस से इसका क्या होता है, पोषण होता है। ठीक। हम बात करते हैं परिणमन की। अगर परिणमन की बात करें, यानी कि इसकी उत्पत्ति की बात करें, यानी रस धातु की उत्पत्ति कैसे होती है, तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, आहार खाया तो आहार रस का क्या हुआ, जठराग्नि द्वारा क्या हुआ, जठराग्नि यहाँ पे सपोज जठराग्नि द्वारा पाचन हुआ, पाचन के बाद क्या निकला हमारा, सार भाग यानी कि आहार रस। उसके बाद मल भाग, जिससे मल मूत्र और स्वेद निकले। तो ये जो आहार रस निकला, तो आहार रस से क्या हुआ, हमारा रस पोषक अंश होगा आहार रस में। तो ये जो रस पोषक अंश कहाँ पे होगा, ये रस व स्रोतस में। और रस पोषक अंश में कौन सी अग्नि काम करेगी, तो रस की धातु अग्नि काम करेगी। और क्या बनाएगी,
तो धातु कीड़ा बनाएगी, रस धातु बनाएगी, और उपधातु उसके साथ क्या क्या बनाएगी, स्तन्य और रज। ठीक है, उसके साथ और क्या बनता है, तो रक्त पोषक अंश भी बनता है और मल बनता है। मल में स्थूल मल क्या होता है, कफ होता है, सूक्ष्म मल क्लेद होता है। इसी परिणमन को क्या बोलते हैं, त्रिधा परिणमन, कि धातु भी बन रही है, रक्त पोषक अगली धातु का पोषक अंश भी बन रहा है, और क्या मल भी बन रहा है। ठीक है, तो रस धातु में उपस्थित जो पाचक अंश और इन पाचक अंशों की क्रियाओं को संपादित करने हेतु जिस ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे रस अग्नि बोलते हैं। मतलब रस का फॉर्मेशन के लिए जो विशिष्ट ऊष्मा होती है उसी को क्या बोलते हैं, रस की धातु अग्नि। यह कोई द्रव्य नहीं है। ठीक है, अगर परिणमन काल देखें कि आहार रस से रस की जो उत्पत्ति में कितना समय लगता है, तो उसको क्या बोलते हैं, परिणमन काल। अकॉर्डिंग टू सुश्रुत अगर देखें तो कितना लगता है, अहोरात्र। अहो का मतलब होता है दिन, रात्र का मतलब होता है रात, यानी कि 24 घंटे फॉर्मेशन में लगता है रस धातु के। ठीक है, उसके बाद अगर धातु के गुण की बात करें कि रस धातु के गुण के बारे में, तो रस धातु पता है हमको कैसा होता है, द्रव होता है यानी कि लिक्विड होता है, स्निग्ध होता है यानी कि ऑयली होता है, शीत होता है, गुरु होता है यानी हैवी टू डाइजेस्ट होता है, सुरक्षण यानी कि स्मूथ होगा, रफ नहीं होगा, वो कैसा होगा, स्मूथ होगा, क्योंकि क्या होगा उसमें स्निग्धता है, स्निग्धता मतलब ऑयलीनेस है तो स्मूथ होगा, पिच्छल होगा, थोड़ा सा स्लाइमी होगा। अगर वर्ड की बात करें तो कैसा होता है, श्वेत होता है, या फिर कलरलेस भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे श्वेत कैसे हमको पता चला, दर्शन परीक्षा और अनुमान परीक्षा से पता चला कैसे होता है, श्वेत होता है। अब जो इसका मेन जो है क्या है, द्रव। तो द्रव क्या होता है, इसमें जल महाभूत प्रदान हो, इसलिए क्या होता है, द्रव होता है। ये द्रव होने के कारण और क्या करता है, ये संचरणशील होता है, यानी कि अणु और परमाणुओं तक प्रीड़न। इसका क्या मतलब है कि एक एक जो बॉडी की सेल है उसके अंदर अगर ये घुस पा रहा है तो क्यों, क्योंकि ये क्या है, द्रव है, और ये संचरणशील होने के कारण क्या सेल में घुस पा रहा है और उनको क्या कर रहा है, प्रीड़न कर पा रहा है, मतलब पोषण कर पा रहा है, न्यूट्रिशन दे पा रहा है। गतिशील यानी कि सर्व शरीर में भी क्या होता है, सर्व शरीर में पूरा इसका गतिशील रहता है, हमेशा सर्कुलेट होता रहता है, फैलता रहता है। उसके बाद अगर हम बात करें धातु प्रमाण की, अगर हम रस धातु पूरा शरीर से निकाल दे और उसको माप करें, यानी कि क्वांटिटी देखें तो कितना होता है, तो उसको अगर हम देखें तो उसके लिए मेजरमेंट के लिए आयुर्वेद में पहले क्या होता था, ऐसे अंजलि बनाते थे और अंजलि से ही मापते थे, तो अंजलि प्रमाण बोलते हैं उसको। तो अगर रस धातु का अंजलि प्रमाण हम देखें तो पूरे शरीर में हमारे कितना है, 9 अंजलि। लेकिन अगर इसमें एक ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जिस व्यक्ति के धातु का प्रमाण करना हो उसी व्यक्ति के अंजलि का विचार करें, यानी जिस व्यक्ति का धातु लेना है उसका ही अंजलि हाथ का यूज करें। ठीक है, अब देखिए धातु का कार्य, तो धातु का कार्य की ये कॉमन श्लोक है जो सभी धातुओं के लिए आपको याद करना है। तो रस धातु का काम तो केवल क्या है, प्रीड़न है। ठीक है, जीवन किसका है, रक्त का, तो ऐसे आगे धातु का काम है। उसके बाद प्रीड़न, अब प्रीड़न में देखेंगे तो क्या होगा, प्रीड़न का मतलब क्या होता है, अब लिक्विड के प्रीड़न यानी कि आर्द्रता, यानी कि हाइड्रेशन करेगा बॉडी को, जैसे ORS करता है, IV सैलाइंस करते हैं। अकॉर्डिंग टू वाघभट क्या हो रहा है, प्रीड़न का अर्थ होता है आप्यायन। आप्यायन का मतलब अब हमने देखा है कि जिसमें जल भी हो और स्नेह भी हो तो उसको क्या बोलते हैं, आप्यायन। स्रोतों में प्रवेश कर इंद्रियों की थकान दूर करता है, प्रसादन करता है, मन में प्रीति प्रसन्नता उत्पन्न करता है। ठीक है, जैसे गर्भ, अगर हम बात करें गर्भ की, इसको समझने के लिए देखिए गर्भ कैसे रिलेट कर सकता है कि जो गर्भ में मासानुवासिक वृद्धि होती है, यानी कि हर मंथ जो बच्चे की ग्रोथ होती है, ठीक है, उसको तो बच्चा तो आहार खाता नहीं कोई, तो उसमें क्या होता है कि ब्लड के थ्रू हुई जो रस होता है, रस से उसको क्या बोलता है, पोषण मिलता है। ठीक है, रस के द्वारा ही होती है, उसमें गर्भ में मासानुवासिक वृद्धि किसके द्वारा होती है, रस के द्वारा होती है। जीवन के प्रथम काल में अंग प्रत्यंग देह निर्माण, यानी कि जीवन के प्रथम काल में मतलब एम्ब्रियो लाइफ में क्या होता है, जिसमें ऑर्गन्स फॉर्मेशन हो रहे हैं। ठीक है, जो ऑर्गन्स हो, लिम्स हो, उसका फॉर्मेशन कैसा हो रहा है, रस के द्वारा ही हो रहा है ना। तथा बाल्यावस्था में शरीर का जो पोषण हो रहा है या वर्धन हो रहा है या ग्रोथ हो रही है उसी के कारण और रस के कारण हो रही है। अब देखेंगे ये तो हो गया प्रीड़न। प्रीड़न का मतलब क्या हो गया, आप्यायन। ठीक है, उसके बाद तर्पण। तर्पण का मतलब क्या होता है, तर्पण का मतलब नरिशमेंट, ये धातुओं का पोषण जीवन भर, चाहे बाल हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे मध्यावस्था हो, जिंदगी भर क्या होता है, शरीर का तर्पण कौन करता है, रस धातु करती है। तो हमारे रस धातु तुष्टि प्रीड़नम रक्त पुष्टि चक्र होते हैं, मतलब कि तुष्टि करती है, प्रीड़न करती है, रक्त धातु का पुष्टि करती है। ठीक है, याप्यत, याप्यत का मतलब क्या, वृद्ध अवस्था में जब शरीर क्षीण हो जाता है, इस अवस्था में धातु, उपधातु, दोष और मल, इन सब में क्या हो जाती है, छीड़ता आ जाती है। रस धातु क्या होता है, तब भी इन सब के छीड़ होते हुए भी क्या करता है, इनको नष्ट होने से बचाती है। ठीक है, अब धारण, रस धातु क्या करता है, धारण, शरीर जैसा है उसको वैसा ही बनाए रखता है, टू मेंटेन बॉडी फिजियोलॉजी।
युवावस्था में जब शरीर समुचित रूप से क्या होता है, समुचित हो चुका है, यानी कि क्या होता है, जब इसका समुचित विकास हो गया, जब युवावस्था में जब शरीर का समुचित विकास हो चुका होता है तो दोष धातु और मल को स्थिरता कौन प्रदान करता है, रस धातु। अब रस धातु की सारता की बात करते हैं। सारता का मतलब क्या होता है, ये धातु किसी पर्सन में कितना बेस्ट क्वालिटी में है, ठीक है, कितना क्वालिटी बेस्ट है उस धातु का उस पर्सन में। देखो तो सबसे पहले देखेंगे ये इसका आचार्य चक्रपाणी ने क्या बोला है कि चक्रपाणी ने सार को, यानी कि जो धातु सार है को धातु का शुद्धतर रूप बताया है कि उसका क्वालिटी कैसा है, शुद्धतर रूप। अगर हम सार की बात करें तो 8 तरीके के सार होते हैं। सार का एग्जामिनेशन कैसे करते हैं, जैसे कि हम किसी को त्वचा देख के उसका सार का पता लगा सकते हैं, ठीक है, रक्त देख के बता सकते हैं रक्त सार, ठीक है, मांस सार, इसी प्रकार मेद सार, अस्थि सार, मज्जा सार, शुक्र सार और सत्व सार। तो जो रस का सार होता है उसको देखने के लिए हमको क्या देखना पड़ता है, त्वग सार। तो त्वग सार के जो लक्षण होते हैं वही क्या होते हैं, रस सार के लक्षण होते हैं। तो श्लोक में हम देखेंगे कि जो ये दिया है, तत्र स्निग्ध श्लक्षण मृदु प्रसन्न सूक्ष्म अल्प गंभीर सुकुमार लोमता सप्रभेव च त्वक सारणा, मतलब जो त्वक सार के लक्षण हो गए वही क्या हो गए, रस सार के। ससारता सुख सौभाग्य ऐश्वर्य उपभोग वृद्धि विद्या आरोग्य प्रहर्षणादि आयुष्योत्तम च अचष्टे। अब कहना क्या चाहता है कि जिस मनुष्य की त्वचा क्या होगी, स्निग्ध यानी कि ऑयली होगी, ठीक है, उसके बाद श्लक्षण यानी कि रफ नहीं होगी, यानी कि स्मूथ होगी, मृदु होगी, प्रसन्न होगी, सूक्ष्म, ठीक है, अल्प गंभीर होगी, सुकुमार होगा जिसमें अच्छे चमकदार क्या होंगे, लोम होंगे, इस प्रकार का सप्रभेतक, इस प्रकार की जो त्वचा होगी या फिर इस प्रकार की जो सारता होगी वो सुख सौभाग्य यानी क्या होगा, ऐसे पुरुष वाला, ऐसे सार वाला पुरुष में क्या होगा, सुख को प्राप्त करेगा, सौभाग्य ऐश्वर्य बुद्धि विद्या और प्रसन्नता को प्राप्त करेगा, ठीक है। तो ये सारता के लक्षण है। उसके बाद हम देखेंगे उपधातु। तो रस धातु की 2 ही उपधातु है, क्या है, एक तो स्तन यानी कि ब्रेस्ट, दूसरा क्या है, ओवम यानी मस्कुलर ब्लड, ये उपधातु है, किसी रस से उत्पन्न होते हैं। उसके बाद धातु का मल, रस धातु से स्थूल मल कफ तैयार होता है और सूक्ष्म मल क्या होता है, क्लेद होता है जो कि बाहर निकलता है। अब रस की वृद्धि, अगर रस धातु शरीर में बढ़ जाए, अत्यधिक मात्रा में रस बढ़ जाए तो उसके क्या लक्षण होंगे वो देखेंगे कि रसो अपि श्लेष्मत। आचार्य वाग्भट कहते हैं कि जो रस वृद्धि के लक्षण है वो किसके समान होते हैं, श्लेष्मत यानी कि कफ के समान। रसो अपि श्लेष्मत, रस वृद्धि के लक्षण श्लेष्म के समान यानी कफ के समान होते हैं। उसके बाद आचार्य वाग्भट फिर से क्या कहते हैं कि श्लेष्म अग्निशदन की जो कफ वृद्धि के लक्षण है वो क्या होते हैं, तो ये कफ वृद्धि यानी कि श्लेष्म वृद्धि के लक्षण क्या है, तो ये है कि श्लेष्म अग्निसदन, कि श्लेष्म जब बढ़ता है तो क्या अग्नि का सदन, अग्नि का क्या हो जाता है, नाश, सदन का मतलब क्या, नाश हो जाता है। प्रसेक आलस्य, प्रसेक मतलब मुंह में क्या होता है, एक्सेसिव सलाइवेशन होता है, या फिर आलस्य, आलस्य का मतलब क्या होता है, आलस, उसको आलसीपन आता है। गौरव, शरीर कैसा होता है, भारी भारी हो जाता है। सत्य का मतलब क्या होता है, शरीर पे ऐसे वाइटिश हो जाती है, स्किन कैसे हो जाती है, वाइटिश हो जाती है। और सत्य मतलब ठंडी लगती है उसको। श्लथागम तो मतलब अंगों में शिथिलता आ जाती है उसको, श्वास की तकलीफ, काश की तकलीफ, अति निरता और नींद क्या होती है, बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है। तो ये रस वृद्धि के लक्षण है, ठीक है। रस क्षय के लक्षण अगर देखेंगे हम तो रस क्षय में क्या क्या होता है, रस क्षय, तो रस क्षय के लक्षण क्या होते हैं कि रसे रोक्षम श्रमा शोषो ग्लानि शब्द असहिष्णुता रस क्षय हृत पीड़ा कंप शून्यता तृष्णा चा। तो आचार्य वाग्भट जी क्या कहना चाहते हैं कि जो रस क्षय होता है तो बॉडी में क्या आ जाती है, रोक्षम यानी कि बॉडी में ड्राइनेस यानी रुक्षता आ जाती है, ठीक है। श्रम, बिना काम किए हुए क्या होता है, थकान लगने लगता है। शोषो मतलब क्या होता है, उसका माउथ वगैरह कैसा रहता है, ड्राई ड्राई होने लगता है। ग्लानि मतलब उसको डिप्रेशन होने लगता है। शब्द असहिष्णुता मतलब जो नॉर्मल वॉइस हो या फिर लाउड वॉइस हो उसको सुनने में क्या असमर्थ हो जाता है, वो उसको अच्छा नहीं लगता वो ज़्यादा लाउड वॉइस हो या फिर नॉर्मल वॉइस सुनना, ठीक है। रस क्षय हृत पीड़ा यानी कि उसको क्या होता है, चेस्ट पेन होता है, पंप यानी ट्रिमर्स आते हैं। शून्यता मतलब नमनेस, ठीक है। तृष्णा उसका थ्रस्ट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, प्यास उसको बढ़ जाती है, ठीक है। तो आचार्य सुश्रुत भी इसी प्रकार बताते हैं कि रस क्षय के लक्षण क्या है कि रसे क्षय हृत पीड़ा कंप शून्यता तृष्णाचा, कि क्या होता है, हृदय में पीड़ा होती है, हृदय में पीड़ा होती है, हार्ट में पेन होता है,
कंप होते हैं, मतलब कि ट्रिमर्स आते हैं, शून्यता यानी कि नंबनेस, और तृष्णा उसको प्यास लगती है। ठीक है, ये रस क्षय के लक्षण हो गए। अगर हम अकॉर्डिंग टू अवशोषण कौन करता है, लिम्फ करता है। न्यूट्रिशन यानी कि पोषण का कार्य करता है। ड्रेनेज यानी कि मल का निष्कासन भी करता है ये, जो हमारे हमने देखा था क्लेद और कफ का निष्कासन। ट्रांसमिशन ऑफ प्रोटीन, तो ट्रांसमिशन ऑफ प्रोटीन किसके द्वारा होता है, तो ये रस के द्वारा होता है, प्रोटीन का ट्रांसमिशन लिम्फ के द्वारा। डिफेंसिव, इसमें क्या होती है, एंटीबॉडीज वगैरह भी होती है, तो डिफेंसिव मैकेनिज्म भी काम करता है। और एक शॉर्ट में देखें तो पूरे लेक्चर का ओवरव्यू रिवीजन देखें तो रस धातु को कैसे डिनोट करते हैं, प्लाज्मा। तो निरुक्ति क्या होती है, जो 24 घंटे लगातार संचरणशील गतिशील होता है उसको क्या बोलते हैं, रस धातु। पर्याय देखेंगे तो सौम्य धातु, आहार प्रसाद, धातुसार और अश्रिकर। स्थान देखें तो आचार्य सुश्रुत के आकार हृदय और 24 धमनियाँ हैं, आचार्य चरक ने हृदय और 10 धमनियाँ बोला है। ठीक है, उसके बाद संगठन देखें तो पंचभौतिक होता है, जिसमें जल महाभूत प्रधान होता है। धातु का प्रकार देखें तो पोषक भी होता है और पोष्य भी होता है। ठीक है, परिणमन की बात करें तो रस धातु का फॉर्मेशन किससे होता है, रस पोषक अंश से, और उस उपधातु स्तन्य और रज होती है। और क्या बनता है, रक्त पोषक अंश, स्थूल मल कफ होता है, सूक्ष्म मल क्लेद होता है। परिणमन काल कितना होता है, 24 घंटे, एक दिन में रस धातु का फॉर्मेशन होता है। गुण की बात करें तो द्रव होता है, स्निग्ध होता है, शीत होता है, गुरु होता है, सुरक्षित पिक्चल, और वर्ण कैसा होता है, श्वेत होता है, और इसमें जल महाभूत का प्रधान होता है। धातु की परमात्म नोंजली होता है। धातु का कार्य क्या है, पीड़न, मेन क्या है, कार्य क्या है इसका, पीड़न। ठीक है, पीड़न, तर्पण और धारण करना है कार्य इसका। धातु की सारता की बात करें तो धातु सार तथा स्निग्ध, मृदु, प्रसन्न, पतली, चमकदार रोम वाली होती है। इस प्रकार का जो पुरुष होगा कैसा होगा, सुख, सौभाग्य, ऐश्वर्य, बुद्धि, विद्या और प्रसन्नता को प्राप्त करेगा। उसके बाद उपधातु स्तन्य रज होता है। धातु का मल अगर बोले तो स्थूल मल कफ और सूक्ष्म मल क्लेद। रस की वृद्धि तो कफ के समान लक्षण होते हैं, तो श्लेष मग्नि सदन, प्रसे काले गौरम, श्वेत शैत्य श्लथागतम, श्वास का अति दृढ़ता। उसके बाद रस के लक्षण की बात करें तो रसे रोक्षम श्रमा, शोषो ग्लानि, शब्द असहिष्णुता, रसे क्षय, हृत पीड़ा, कंप शून्यता, तृष्णाचा। ठीक है, तो रस में क्या है, ड्राइनेस ऑफ माउथ, डिप्रेशन, इंटॉलरेंस, नॉर्मल वॉइस या लाउड वॉइस। ठीक है, चेस्ट पेन, ट्रीमर्स, थ्रस्ट, ये सब क्या होंगे, रस के लक्षण होंगे। अगर फंक्शन ऑफ लिम्फ की बात करें तो फैट का एब्जॉर्प्शन करता है, न्यूट्रिशन देता है, ड्रेनेज करता है, ट्रांसमिशन ऑफ प्रोटीन और डिफेंसिव फंक्शन। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।